हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हमने नामकरण संबंधी वाद विवाद के बारे में बात किया था। विशेष रूप से आदिकाल को किसने क्या कहा और उसके पीछे क्या कहानी रही, इसके बारे में हमने बात किया था। ठीक है, और ये लिस्ट जो है इसको कैसे याद रखते हैं कहानी के द्वारा, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये था आपका रिवीजन प्रीवियस क्लास का। अब चलिए देखते हैं कुछ और काल जिसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं और क्यों ऐसा नाम दिया गया, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आदिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन तीनों कालों के बारे में बहुत कम ही वाद विवाद देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भक्ति काल के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भक्ति काल के बारे में हम अभी देखेंगे। तो 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक के कालखंड को हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब एक बार काल विभाजन देख लेते हैं रामचंद्र शुक्ल का, जिससे कि आपको थोड़ा क्लैरिटी रहे। ठीक है, तो जब भी आप हिंदी साहित्य के इतिहास में नाम संबंधी वाद विवाद के बारे में बात करेंगे किसी भी आंसर में, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उनके द्वारा किया गया काल विभाजन आपको याद रहना चाहिए जब भी आप इस प्रकार के आंसर दें। ठीक है, क्योंकि इसको हम अधिक रूप से प्रयोग करते हैं। रामचंद्र शुक्ल का ये जो काल विभाजन है इसको हम अधिक रूप से उपयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। तो वीरगाथा काल, जो कि मतलब आदिकाल को ही इन्होंने वीरगाथा काल कहा था। ठीक है, तो ये संवत 1050 से 1375 तक जाता है। फिर उसके बाद भक्ति काल 1375 संवत से 1700 तक आता है। ठीक है, फिर रीतिकाल 1700 से 1900, फिर आधुनिक काल 1900 से अब तक चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आदिकाल है, तो हिंदी साहित्य के इस कालखंड के नामकरण का श्रेय रामचंद्र शुक्ल को है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो साधारण सी बात है, कुछ विद्वान इस कालखंड को पूर्व मध्यकाल कहते हैं और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहते हैं। ठीक है, दोनों को मिला के मध्यकाल कहा जाता है। ठीक है, भक्ति काल और रीतिकाल दोनों को ही मिलाकर मध्यकाल के नाम से भी कहा जाता है। ठीक है, इस बात को आप इसमें रख सकते हैं। ठीक है, फिर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में ये दोनों नाम एक साथ चलते हैं, पर भक्ति काल नाम अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। ठीक है, फिर यह उस प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है जो इस काल में सर्वाधिक प्रबल था। पूर्व मध्य काल कहने से यह पता नहीं चलता कि उस काल विशेष में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था, क्योंकि इसमें केवल हमको पता चलता है कि यह मध्यकाल का पहला भाग है। ठीक है, पूर्व मध्यकाल कहने से इसका मीनिंग होता है मध्यकाल का फर्स्ट पार्ट, फिर उत्तर मध्यकाल का मीनिंग होता है मध्यकाल का सेकंड पार्ट। ठीक है, ऐसा ही हमको पता चलता है। लेकिन जब हम भक्ति काल कहते हैं तो इसे पता चलता है कि उस काल में भक्ति संबंधी रचनाएं अधिक रही होंगी। ठीक है, इस प्रकार से मतलब भक्ति काल को उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना, पूर्व मध्यकाल, ठीक है, पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इतना ही है भक्ति काल के बारे में। पूर्व मध्यकाल, इसको अधिक रूप से पूर्व मध्यकाल के नाम से बुलाया जाता है भक्ति काल को। तो ये थोड़ा नाम संबंधी विवाद इन दोनों नामों को लेकर ही अधिक है, अन्य भी है लेकिन कम। ठीक है, फिर रीतिकाल में आते हैं। तो रीतिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल ही कहा, लेकिन इसको एक और नाम भी लोग देते हैं, वो क्या है, उत्तर
मध्य काल, ठीक है। ये दोनों नाम चलते हैं, लेकिन रीतिकाल नाम जो है वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा विशेष रूप से दिया गया है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग इसको उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम विवाद है इसमें। फिर मिश्र बंधुओं ने इसको अलंकृत काल कहकर बुलाया है, ठीक है। फिर विश्वनाथ प्रसाद ने इसको और एक नाम दिया, ठीक। इस प्रकार 2-3 नाम आ जाते हैं नाम संबंधी वाद विवाद में रीतिकाल में। तो यहाँ पे रीति काल क्यों कहा गया इसको, ये भी जानना आवश्यक है। तो विशेष रूप से जो काव्य क्षेत्र है उसमें रीति संबंधी जो रचनाएं थी, जैसे काव्य शास्त्र हो गया, फिर छंद के बारे में कुछ पुस्तकें लिखी गई, फिर नायिका के संबंध में उसका जो सौंदर्य है उसका वर्णन किया गया, ठीक है। तो ये सभी रीति के अंतर्गत आते हैं। रीति को इंग्लिश में देखें तो इसको हम स्टाइल भी कहते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना राइटिंग स्टाइल, तो सभी का अलग अलग राइटिंग स्टाइल भी होता है, तो उसके संदर्भ में भी रीति कहा जाता है। और जो जिन रचनाओं में विशेष रूप से किसी नायिका के सौंदर्य का वर्णन होता है, उसके बारे में अधिक लिखा जाता है, तो उसको भी हम रीति संबंधी रचना कहकर बुलाते हैं, ठीक है। ये 2 कारणों से इसको हम रीतिकाल कह के बुलाते हैं। उदाहरण के रूप में आप बिहारी के दोहे को ले लीजिए, तो बिहारी के दोहों में आप देखेंगे कि जो नायिका है या राधा, कहीं कुछ स्थानों पर राधा के बारे में कहा गया, ठीक है। तो वो कैसे देखती है, वो कैसे बात करती है, ठीक है, इसके संबंध में ही अधिक ध्यान दिया गया है, ठीक है। तो इसी को रीति संबंधी रचना कह के बुलाया जाता है, ठीक है। तो इस कारण इसको रीतिकाल कहा गया। और विशेष रूप से जो घनानंद हैं उनको भी उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग हैं विशेष रूप से। फिर काव्य शास्त्र संबंधी रचनाएं यहाँ दिख रही, इस कारण भी इसको रीतिकाल कहा गया, ठीक है। फिर आधुनिक काल में आते हैं, तो आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका और एक नाम है गद्य, ठीक है, गद्य काल, क्योंकि इस काल में कहानियाँ, उपन्यास, ठीक है, फिर उसके साथ और अन्य गद्य विधाएं जैसे निबंध, यात्रा वर्णन, ये सभी का विकास इस काल में देखने को मिला था, ठीक है। इससे पहले गद्य का प्रचलन बहुत कम था। विशेष रूप से आधुनिक काल में खड़ी बोली का विकास देखने को मिला है, ठीक है। तो खड़ी बोली से पहले गद्य की भाषा ब्रज हुआ करती थी, ठीक है, ब्रज भाषा में गद्य लिखा जाता था। फिर उसके बाद खड़ी बोली में भी लिखा जाने लगा। फिर अभी हम जो हिंदी का प्रयोग करते हैं पुस्तकों में, वो खड़ी बोली में ही हम लिखते हैं, ठीक है। तो फिर जो हिंदी साहित्य का इतिहास है जो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया, उसमें गद्य खंड को 2 भागों में बांटा गया, एक ब्रज भाषा गद्य, फिर खड़ी बोली गद्य, ठीक है। फिर आधुनिक काल को भी हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आधुनिक काल के 4 भाग हैं। प्रारंभिक रूप से जो गद्य था उसका विकास पुनर्जागरण काल या भरतेंदु काल में हुआ, जो कि इस समय से लेकर इस समय तक था, ठीक है। सो ये सन में दिया गया है, ठीक है। तो 1857 सन से 1900 तक था। फिर उसके बाद द्विवेदी काल आता है, छायावाद काल, छायावादोत्तर काल, यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो विशेष रूप से 4 भागों में आधुनिक काल विभाजित किया जा सकता है। भारतेंदु काल, द्विवेदी युग काल या द्विवेदी काल, छायावाद, उत्तर छायावाद या छायावादोत्तर काल, ठीक है। फिर यहाँ तक अभी यही काल जो है छायावादोत्तर काल, वो अभी तक चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका मीनिंग होता है छायावाद के बाद का समय, छायावादोत्तर, ठीक है, मतलब छायावाद के बाद का समय, ठीक है, वही अभी तक चल रहा है।
तो इस प्रकार से जो है आप आधुनिक काल के बारे में लिख सकते हैं। और इसके नाम संबंधी वाद विवाद इतना ही है कि इसको आधुनिक काल भी कहा जाता है और गद्य काल भी कहा जाता है। तो दोनों के अपने कारण हैं। आधुनिक काल इसलिए क्योंकि ये वर्तमान का समय है, गद्य काल इसलिए क्योंकि इस काल में गद्य का प्रचलन प्रारंभ हुआ अधिक रूप से। ठीक है, तो यही दो विवाद है इस काल में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। हम दूसरे क्लास में फिर से एक और टॉपिक के बारे में देखेंगे। थैंक यू। ठीक है, यही था आपका नामकरण संबंधी, विवाद संबंधी जो ये टॉपिक है वही था। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक्स को भी देखेंगे, जैसे आपको थोड़ा जो प्रश्न कैसे आते हैं वो भी समझा सकूं और आंसर्स कैसे लिखना है। ठीक है, तो थैंक यू।